हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और मध्यकालीन इतिहास की ये दूसरी क्लास है और आप लोगों ने पहली क्लास में अपना प्यार बनाए रखा। और आज साल का 2024 का अंतिम दिवस भी है, 31 दिसंबर है आज। कल से 9 वर्ष आ जाएगा, तो 24 से 25 में क्या होने वाला है आपके लाइफ में। और आप अपनी लाइफ में हर साल एक नया रेजोल्यूशन लाते हैं, तो मैं भी कहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक नया रेजोल्यूशन अपने लाइफ में लाइए और उसको पूरा करने की कोशिश करिए। और भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करें नए साल में। लेकिन पिछले साल का जो क्रम रहा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या खुशी के अवसर रहे, इसको जरूर सोचिएगा। तत्पश्चात अपने 9 वर्ष को आप अच्छे से मनाइएगा। और एक रेजोल्यूशन जो हर साल आप बनाते हैं, एक जरूर बनाइएगा जिसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। आप लोग क्या हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं। आप लोग का रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले और उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात की थी और उन मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रमण की बात की, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो किया गया। उसके पश्चात मैंने बात की तुर्की मुसलमानों का भी एक आक्रमण होता है भारत पर, जिसमें हमने महमूद गजनवी के बारे में बात किया। महमूद गजनवी के बाद मैंने बोला कि गौरी के बारे में पढ़ेंगे और जैसे ही गौरी समाप्त होगा फिर हम आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत पर। तो मोहम्मद गजनवी के बाद भारत पर आक्रमण करने का जो तीसरा क्रम है वो कौन है बेटा, मोहम्मद गौरी के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद गौरी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में पूछ देता है, जैसे कि मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर युद्ध, चंदावर का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, किसने जीता, कौन हारा। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं सब फैक्ट को लेके आज ये क्लास स्टार्ट हो रही है। और आप लोग एक तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हूबहू अपना नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर गौरी से प्रश्न आता है तो इसके अलावा क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटे, कम हो जाते हैं। इतना ही फैक्ट अगर आप लोग जान लें तो आप लोग हर एग्जाम में से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गौरी के बारे में बात करने। बात करते हैं मोहम्मद गौरी का जो नाम था बेटा, ये है, इन्हें कहते थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से क्या जानते थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से इसको जानते थे। अगर मोहम्मद गौरी के परिचय की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था बेटा वो हुआ था 1149 ईस्वी में, एडी में। कहाँ पे, गजनी साम्राज्य के गोर में। आखिर मोहम्मद गौरी क्यों कहते थे, क्योंकि बेटा ये गौरी जो है गोर प्रदेश में पैदा हुआ था। कहाँ पे है वर्तमान में, ये वर्तमान अफगानिस्तान में है। वर्तमान अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य के गोर नामक क्षेत्र में एक व्यक्ति पैदा होता है 1149 ईडी में, जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। इसको हम कहते थे शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो पहला प्रश्न ये हो गया, मोहम्मद गौरी को क्या कहते हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जन्म कब हुआ, 1149 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ बेटा, इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान के गोर क्षेत्र में। ठीक है बेटा, इतना आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं 1173 में जो गौरी है वो क्या बन रहा है बेटा, 1173 ईडी में ये बन रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का, गजनी का शासक बन रहा है। 1173 ईस्वी में, 1149 से पैदा गौरी, 1173 में उसी गजनी जहाँ पैदा हो रहा है गौर से, गजनी के गौर क्षेत्र में, वहाँ का शासक बनता है। कब, 1173 में। प्रश्न पूछता है कि मोहम्मद गौरी कब गजनी का शासक बना, तो प्रश्न में का जो फैक्चुअल डेटा है वो है 1173 ईडी में। 1173 में वो राजगद्दी संभालता है कहाँ का, गजनी साम्राज्य का।
और 1175 एडी में 73 में गजनी साम्राज्य गजनी में शासक बनता है और भारत पर आक्रमण की भी कोशिश करता है। कब बेटा? तो भारत पर गौरी के द्वारा प्रथम आक्रमण जो है बेटा 1175 एडी में किया जाता है। और ये कहाँ से किया जाता है? ये जाता कहाँ से है? खैबर और गोमल दर्रा। अगर हम दर्रे की बात करें तो बच्चा दर्रे फिजिक्स आपने भूगोल में पढ़ा होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र में आने जाने का जो रास्ता होता है पहाड़ों पे, उसे क्या कहते हैं बेटा? दर्रा कहते हैं। पहाड़ों को काट कर बनाया गया रास्ता क्या कहता है बेटा? दर्रा कहता है। वो दर्रा कौन सा है? खैबर और गोमल। ये वर्तमान में बेटा पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहीं पे स्थित है खैबर और गोमल दर्रा। इसी खैबर और गोमल दर्रे से आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गौरी भारत पर। कब? 1175 एडी में। किसके रास्ते? खैबर व गोमल दर्रे के रास्ते। प्रश्न आ गया कि मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण किस रास्ते से किया गया? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण खैबर और गोमल दर्रे के द्वारा कब किया गया बेटा? तो 1175 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आता है कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या है? मोहम्मद गौरी का और नाम क्या है? मोहम्मद गौरी किस नाम से और जानते हैं? तो इसका पूरा नाम मूल नाम है मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप लोग सोचते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा नहीं है बेटा। इसका जो मूल नाम है वो है मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइएगा, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम को ही हम क्या कहते हैं? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम को मोहम्मद गौरी के नाम से हम जानते हैं, इसलिए इसका मूल नाम है मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम। जब मुस्लिम आक्रमण की जब बात कर रहे थे बेटा, तो हमने बताया था कि चाहे वो अरबी आक्रमण हो, चाहे वो तुर्की मुसलमानों का आक्रमण है या यूनानियों का आक्रमण है, तो वो किसका कोई ना कोई वजह होती है किसी देश पर आक्रमण करने के लिए। तो मैंने बोला भारत बहुत ही समृद्ध देश था। राजा भरत के द्वारा स्थापित भारत एक बहुत समृद्ध देश था बेटा, और उस समृद्ध देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। और इसलिए जो और देश थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए या अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। यही कारण था जो अफगानिस्तान के रास्ते जो मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, वो यही कारण था। सबसे पहला उद्देश्य जो है यहाँ पे आक्रमण करने का क्या है बेटा? धन की प्राप्ति थी। यही चीज़ था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का भी यही कार्य था, यही उद्देश्य था। और जो है महमूद गजनवी का भी जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था धन और की प्राप्ति करना, चाहे वो लूट के माध्यम से, चाहे जैसे भी वो करता था। लेकिन यहाँ भी इसका भी क्या उद्देश्य है बेटा? इसका भी उद्देश्य है धन की प्राप्ति के लिए ये क्या कर रहा है? भारत पर आक्रमण करेगा। और जब भारत पर आक्रमण करेगा बेटा, तो भारत पर आक्रमण करने के बाद अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से धन प्राप्त करेगा और अपनी सैन्य शक्ति क्या करेगा? मजबूत करेगा। और मजबूत जब कर लेगा, उसी सैन्य शक्ति के बलदौलत सैन्य शक्ति के बदौलत वो क्या करेगा बेटा? किसी अपने साम्राज्य का क्या करेगा? विस्तार करेगा। क्योंकि तरह तरह के युद्ध में क्या करेगा? विजय प्राप्त करेगा। और जहां विजय प्राप्त करेगा वहां के जो साम्राज्य है उसका क्या करेगा? अपने अंडर में कर लेगा, विस्तार करेगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। तो धन की प्राप्ति पहला उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार। धन की प्राप्ति करने के पश्चात साम्राज्य का विस्तार करना, ये प्रमुख उद्देश्य थे किसके? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के। फिर आते हैं बेटा, जो गौरी के द्वारा भारत पर प्रमुख आक्रमण किए गए हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि गौरी के द्वारा कौन कौन से आक्रमण किए गए और किस सन में किए गए। ये सन भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनके सन को आपको याद ही रखना है, इसका कोई चारा नहीं है। इनके जो युद्ध हैं, इनके जो आक्रमण है भारत में, उनको आपको याद ही रखना है। ये फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना है।
तो मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? मुल्तान में हुआ था। कहाँ से? खैबर और गोमल दर्रे से मुल्तान पर प्रथम आक्रमण हुआ था। तो गौरी के द्वारा जो प्रथम आक्रमण किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? मुल्तान पर किया जाता है। ठीक है, कब? 1175 एडी में। पहला प्रश्न, पहला फैक्चुअल डेटा कि 1175 एडी में मोहम्मद गौरी के द्वारा मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है और वहां पे क्या होता है? विस्तार होता है और मुल्तान को अपने कब्जे में ले लेता है। कौन? मोहम्मद गौरी। फिर आता है 1178 एडी। 1178 एडी में भारत के पश्चिम क्षेत्र गुजरात के पाटन नामक स्थान पर आक्रमण करता है। उस समय राजा कौन होते हैं बेटा? चालुक्य वंश के राजा होते हैं भीम द्वितीय। जब भीम महमूद गजनवी ने चालुक्य वंश शासक पे आक्रमण किया था, राजा कौन था? तब बेटा भीम प्रथम थे। याद रखना, चालुक्य वंश के जो भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जबकि भीम द्वितीय, उनके अल्प वयस्क पुत्र भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी कहाँ पे करता है आक्रमण करता है? गुजरात के पाटन नामक स्थान पर करता है। और लेकिन वो अल्प वयस्क है तो उसकी माता नायका देवी के संरक्षण में ये पलता है। अपनी माता नायका देवी के संरक्षण में भीम द्वितीय जो है अपने राज्य को, चालुक्य वंश को चलाता है, शासक होता है चालुक्य वंश का। और उसी समय मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या किया था बेटा? आक्रमण किया जाता है। कहाँ पे? गुजरात के पाटन में। कब? 1178। पहला आक्रमण 1175, दूसरा आक्रमण 1178 गुजरात के पाटन नामक क्षेत्र में। और इसी आक्रमण में क्या होता है? प्रथम हार मिलती है। भारत पे आक्रमण करने में प्रथम हार जो मिलती है वो कब मिलती है? जब मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर आक्रमण करता है। उसी समय इसको क्या मिलती है? पहली बार जो है भारत में आक्रमण पर हार मिलती है। ये फैक्ट जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। मोस्टली प्रथम हार कब मिली थी? जब आक्रमण करता है 1178 में गुजरात के पाटन में। फिर आता है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हर एग्जाम में पूछ चुका है, चाहे वनडे का एग्जाम हो चाहे कोई बड़े एग्जाम हो, सब में पूछ चुका है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ और इसमें विजय कौन? इससे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो बेटा होता है वो 1191 ईस्वी में होता है। दूसरा प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। तीसरा प्रश्न कि तराइन प्रथम युद्ध में विजय किसको हासिल होती है? तो तराइन प्रथम युद्ध में विजय हासिल किसको होती है? वो होती है पृथ्वीराज चौहान को। चौथा प्रश्न, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार होती है? तो तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार होती है बेटा? हार होती है मोहम्मद बिन गौरी की। यहाँ समझ में आया? मोहम्मद गौरी की हार होती है तराइन के प्रथम युद्ध में। विजय किसका होता है बेटा? वो पृथ्वीराज चौहान का। दो लोग गौरी और चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं बेटा? विजयी होते हैं। ये फैक्चुअल डेटा से प्रश्न कई बार पूछ चुका है। दूसरा होता है 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध, फिर वही शासक कौन कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन अब जो है चीज़ें पलट गई। अब क्या होता है? विजयी कौन होता है? इस समय भी विजयी होता है मोहम्मद बिन गौरी। वही 3-4 प्रश्न इस फैक्ट से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। 1194 में किसका होता है? चंदावर का युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है बेटा? जयचंद्र और गौरी के बीच। जयचंद्र और गौरी के बीच चंदावर का युद्ध होता है और विजय किसकी होती है इसमें बेटा? इसमें होती है मोहम्मद गौरी की विजय होती है। फिर 1194 के बाद गौरी खुद युद्ध नहीं लड़ता,
अपने सेनापति को, अपने दासों को क्या करता है, भेजता है हर युद्ध में। तो 1203 एडी में क्या होता है, कलिंजर अभियान प्रारंभ होता है। 1203 एडी में कलिंजर अभियान प्रारंभ हुआ और वो कौन लड़ रहा है, उसका दास, किसका दास, मोहम्मद गौरी का गुलाम है, ऐबक है, और किसके बीच होता है, चंदेल वंश के शासक परमार्दी देव के बीच। परमार्दी देव और ऐबक के बीच कलिंजर अभियान प्रारंभ होता है और इसमें कौन विजयी होता है, इसमें विजयी होता है बेटा ऐबक विजयी होता है। किसके काल में हुआ था पूछेगा कलिंजर अभियान, तो मोहम्मद गौरी। किसने किया था, ऐबक और चंदेल वंश का शासक है परमार्दी देव। परमार्दी देव के बीच में यहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता है और अंतिम सांस ग्रहण करता है 15 मार्च 2006 एडी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको तो 4-5 स्टार लगा दीजिए कि ठीक है, 5 स्टार लगा दीजिए कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, एग्जैक्ट डेट पूछता है बेटा, तो वो डेट क्या है, 15 मार्च 2006 को मोहम्मद गौरी को एक सरदार है, खोखर सरदार द्वारा गौरी की हत्या कर दी जाती है। 15 मार्च 1206 ईस्वी में खोखर सरदार के द्वारा गौरी की क्या हो जाती है बेटा, हत्या हो जाती है और गौरी समाप्त हो जाता है। तो गौरी का जीवन काल 1206 ईस्वी तक रहता है। कब से, 1173 से लेके 1206 तक, क्योंकि 1149 में पैदा होता है शासनकाल, 1173 से लेके 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी जिंदा रहता है। अब पृथ्वीराज चौहान की बात आई तो 2-4 फैक्ट पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान, इनका नाम जो है, मूल नाम इनको कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय। कहीं पृथ्वीराज चौहान लिखा रहे या पृथ्वीराज तृतीय की बात की जाए तब भी क्या होगा, पृथ्वीराज की ही बात हो जाएगी। तो पृथ्वीराज चौहान इस तराइन के युद्ध में फंसाने के लिए दे दिया कि तराइन का प्रथम युद्ध किससे किसके बीच हुआ, तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। अगर ऐसा दिया है, बच्चे गलत मान लें, गलत नहीं मानना है कि उनका मूल नाम क्या था, पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है बेटा। चंदेल शासक परमार्दी देव को क्या किए, इन्होंने पराजित किया और उनके सेनापति आल्हा और उदल की भी क्या कर दी, हत्या कर दी और इसी क्या हो जाती है, इसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसमें, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और एक भी प्रश्न पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि हैं वो कौन है, तो दरबारी कवि है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है इनकी दरबारी कवि हैं और उनके द्वारा एक कृति लिखी गई जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई कौन है, ये हैं पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के कौन है बेटा, ये दरबारी कवि है। तो ये फैक्ट है किससे रिलेटेड, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड, जो एग्जामिनेशन में पूछता है, इसलिए 2-3 पॉइंट आपको यहां पे बता दिया गया। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं गौरी के शासनकाल से कि जब गौरी की बेटा मृत्यु होती है, जब गौरी की मृत्यु होती है तो गौरी का जो शासन है वो 4 भागों में, उनके 4 गुलाम होते हैं, उनके भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और गौरी ही एक ऐसा शासक है जिसने इकता प्रणाली, इकता प्रणाली का मतलब क्या है बेटा, इकता मतलब गुलाम बनाना या दास होता है। इकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है, वो मोहम्मद गौरी था। ठीक है बेटा। तो 4 प्रमुख गुलाम थे इनके। एक गुलाम था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा एल्दौज, तीसरा कुबाचा और चौथा है बख्तियार खिलजी। 4 गुलाम गौरी के थे। कभी कभी प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा गुलाम गौरी का नहीं है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चारों नाम याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा एल्दौज, तीसरा कुबाचा, कौन है, कुबाचा है, और चौथा है बख्तियार खिलजी। 4 गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, दूसरा जो है बेटा वो क्या है, एल्दौज है, और तीसरा कौन है बेटा, कुबाचा है, और लास्ट जो है चौथा है वो है बख्तियार खिलजी। और
मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र है वो 4 भागों में विभाजित होता है। जो दिल्ली और लाहौर वाला जो क्षेत्र है वो किसके अंडर में आ जा रहा है बेटा? दिल्ली और लाहौर का क्षेत्र कुतुबुद्दीन के अंडर में चला जाता है, जबकि एलदौज के अंडर में आता है जो गजनी वाला, जहां मोहम्मद गौरी ने शासन किया था, वो वाला क्षेत्र एलदौज को मिलता है। और कच्छ, गुजरात के कच्छ और सिंध वाला जो क्षेत्र है वो किसको मिलता है बेटा? एक किसको मिलता है? कुबाचा को मिलता है, जबकि बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार के क्षेत्र मिलता है। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो गुलाम थे किसके? गौरी के जो 4 गुलाम थे, उन 4 गुलामों को शासन कैसे व्यवस्थित किया जाता है? उनके शासन को कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली वाला इलाका मिलता है, जबकि एलदौज को गजनी इलाका और कुबाचा को कच्छ और सिंध का इलाका और बख्तियार खिलजी को क्या मिलता है बेटा? बंगाल और बिहार का इलाका मिलता है। अब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इन 4 में क्या होता है? छोटा छोटा कोई ना कोई मतभेद होता है और इनमें भी अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए युद्ध होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके युद्ध को लेके, लेकिन यहाँ से याद रखिएगा ये 4 गुलाम थे। अब जब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्टार्ट करेंगे। जब दिल्ली सल्तनत आएगा, गुलाम वंश आएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही हम क्या करेंगे बेटा? स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आते हैं। जो गौरी है अपने सिक्कों पर क्या करता है? देवी लक्ष्मी की आकृति के क्या करता है? अलंकृत करता है। अब देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के को चलाता है। कब चला रहा है बेटा? चंदावर का युद्ध जब हो रहा है 1194 में, किसके बीच? जयचंद और गौरी के बीच। जब गौरी का विजय होता है उसी समय देवी लक्ष्मी के, क्योंकि उस समय लक्ष्मी जी की प्रतिमा का वो करता था, देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के को चलाता है। उसी समय में गौरी पृथ्वीराज और गौरी के नाम के सिक्के भी चलते हैं। और साथ ही साथ उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में एकता प्रणाली का जो जन्मदाता बेटा कौन है? एकता प्रणाली का जन्मदाता उत्तर भारत में कौन है बेटा? एकता प्रणाली का जन्मदाता है वो है मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा। इससे थोड़ा हट के है क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, थोड़ा टाइम था, आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करेंगे। पहला विश्वविद्यालय है तक्षशिला। तक्षशिला जो बेटा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। अगर प्रश्न पूछे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है बेटा? प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है बेटा? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है। और यहीं से कौटिल्य, पाणिनि और प्रसेनजीत ने भी क्या की है? बड़े बड़े विद्वान अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य, अष्टाध्यायी के पाणिनि, राजा प्रसेनजीत, ऐसे ऐसे लोग कहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। और विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है। और आयुर्वेद विज्ञान का क्या है? इसको केंद्र माना जाता है इस विश्वविद्यालय को। और 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय को। 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है किसको? तक्षशिला विश्वविद्यालय को। दूसरा आता है बेटा नालंदा। वर्तमान कहाँ पे है? बिहार, राजगीर में है। अभी एक नया कैंपस बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून में बनाया गया एक नया कैंपस नालंदा का, राजगीर में। ठीक है, वर्तमान भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय। प्रश्न देखिए चेंज हो गया। वो तक्षशिला कहाँ है इस समय? पाकिस्तान में है। यद्यपि वो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, था भारत में, लेकिन विभाजित होने के बाद कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। अगर पूछे वर्तमान भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो कहलाएगा बेटा नालंदा विश्वविद्यालय। वो कहाँ है? बिहार के राजगीर में है। और कुमारगुप्त साम्राज्य, कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित कब? 413 AD में। और इसे ही कहते हैं ऑक्सफोर्ड का महायान की संज्ञा दी जाती है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। ऑक्सफोर्ड का महायान की संज्ञा किसे दी जाती है? वो कौन सा विश्वविद्यालय है? वो नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में है। किस चीज का केंद्र था? तो आयुर्वेद का केंद्र था। यहाँ पे पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि और कौन? कौटिल्य और प्रसेनजीत ने भी क्या किए थे? यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट आता है बेटा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इसका एक गुलाम है बख्तियार खिलजी, जब बिहार पर आक्रमण करता है, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में, तो नालंदा
नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तहस नहस करता है। विश्वविद्यालय का तहस नहस। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको नष्ट कर दिया जाता है। प्रश्न पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन है, मोहम्मद गौरी का गुलाम है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा विक्रमशिला। ये कहाँ है बेटा, वर्तमान बिहार में है, वर्तमान बिहार के भागलपुर में है। और किसने बनवाया था इसको, पाल शासक धर्मपाल ने इसको स्थापित किया था और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको क्या किया गया, नष्ट कर दिया गया। कौन सा, विक्रमशिला। चौथा भी जो विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है वो सौराष्ट्र गुजरात में है। और इसका जो फैक्ट है वो ये है कि प्रशासनिक केंद्र अगर कहा जाए तो कौन सा विश्वविद्यालय था, वल्लभी, जो सौराष्ट्र गुजरात में है। और चीनी यात्री इसी में आया था और बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय को बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे गौरी से रिलेटेड, उनके गुलामों से रिलेटेड, उससे बनने वाले प्रश्न क्या जो बात थी आपसे किया हमने। बेटा इससे ज्यादा इस फैक्ट से प्रश्न नहीं पूछा जाता। मोहम्मद गौरी से रिलेटेड इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आप लोग सुव्यवस्थित नोट्स बनाइए, इससे रिलेटेड जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अगर एक से दो बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और निरंतरता बनाए रखिए। अच्छा लगे, अब लगता है कि दूसरों तक शेयर करना चाहिए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।